Good morning, my genius students. How are you all? I hope you all are fine and safe too at your home. So, students, in our previous video, we have learned something about that Mahatma part 1, right? The following Mahatma part 1. In that, we have learned we have learned from that so many moments, right? हमने बहुत सारे moments के बारे में पढ़ा, like चंपारण मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, देन आफ्टर साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, बारडोली सत्याग्रह, राइट, देन आफ्टर जलियांवाला बाग मास्कर, वो सब के बारे में पढ़ा. सो व्हाट इज द थिंग्स दैट ये क्या है कि भाई महात्मा पार्ट 1, महात्मा पार्ट 2, ये चैप्टर्स के नेम क्यों दे रखे हैं? इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमने आज़ादी के टाइम पे लड़ाई करना स्टार्ट की तो हमने कौन सी मुसीबतों को क्या फेस किया था, एंड उसके बाद हमें क्या मिली? आज़ादी मिली. तो कौन सी चीज़ों पे गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो हम पे कैसे क्या कहते हैं कि भाई जो भी रूल्स होते हैं वो लागू लगाती थी, कौन से टैक्स पे करने हैं, कितना टैक्स पे करना है, कितनी सारी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाती थी, और उसके उन सब को फेस करते हुए हम क्या निकले हैं? आगे निकले हैं. तो सिमिलरली इस चैप्टर में भी हमें यही है कि फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 2, इस चैप्टर में भी हम यही स्मॉल स्मॉल मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड फाइनली कि भाई क्विक इंडिया मूवमेंट जो आया, क्विक इंडिया मूवमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट. तो इस चैप्टर में भी हम ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ही पढ़ते जाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमने आज़ादी के टाइम पे कितनी मुसीबतों को फेस किया था, एंड उसमें गांधी जी का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट था, राइट. तो आज इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का नाम है चैप्टर 10, दैट इज फॉलोइंग द महात्मा पार्ट 2, राइट. नाउ ये स्टार्ट होता है, फर्स्ट इसका टॉपिक है दैट इज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट, 1930. अब इस मूवमेंट में क्या है कि इसमें एज इट इज़ जैसे सारे मोमेंट्स में होता ही है कि भाई इसमें भी डिफ़िकल्टी हमने बहुत सारी फेसेस की. अब ये मोमेंट का नाम क्या है? द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930, राइट. नाउ it was very difficult to attain Swaraj without putting up a fight. And at the Ahmedabad section of the Indian National Congress, the executive committee decided to launch a movement to attain Swaraj by breaking unjust law in disciplined way. It authorized Gandhiji to launch a civil disobedience movement. अभी इस मूवमेंट में क्या है कि एज इट इज़ स्वराज हमने जो पानी थी वो ऐसे ही, फाइट के बिना तो हमें कोई भी जंग जो होती है, फाइट किए बगैर तो हमें कोई भी आज़ादी मिली नहीं है, राइट. तो इसमें भी ऐसे ही किया गया कि लोगों ने, नेशनल कांग्रेस कम्युनिटी ने इस तरह से एज इट इज़ क्या कहते हैं कि भाई गांधी जी को बोला कि हमें ऐसे ही शांति करने से, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टॉप कर दिया था चौरी चौरा मूवमेंट के लिए, राइट. तो इस तरह से हम शांति करके बैठेंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें आज़ादी के लिए आगे उठाना तो पड़ेगा ही. क्या उठाना पड़ेगा? तो भाई नारा उठाना पड़ेगा. उस हिसाब से हमें आज़ादी मिलेगी. ऐसे हम चुप करके बैठेंगे और हमें ऐसे लगता है कि हमें जो कहते हैं कि भाई ये ब्रिटिशर्स आज़ादी दे देंगे, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. वी हैव टू फाइट फॉर देम. इसीलिए लोगों ने क्या किया? गांधी जी को बोला कि आप कैसे भी करके सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करो. मतलब कि भाई जिस हिसाब से उन लोगों ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उनको हम प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे. ऑब्वियसली कंट्री किसकी है? हमारी है. तो रूल्स रेगुलेशन हर बार जो वही दे हम वो फॉलो करें तो नहीं चलेगा ना. तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करवाया. एक्चुअली ये जो मूवमेंट है ना वो रिलेटेड टू दांडी मार्च है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि टैक्स जो है, सॉल्ट पे टैक्स
लगा दिया था, और कोई भी इंडियन जो है वो टैक्स बेच नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता है, वो सिर्फ ब्रिटिशर ही कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी से स्टार्ट करवाया कि आप इस तरह से चुप नहीं रह सकते, वो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे उस पर हम फॉलो करें, ऐसा कंपलसरी नहीं है, तो प्लीज़ आप ये मूवमेंट स्टार्ट कराओ। उसी के रिलेटेड दांडी मार्च चालू हुई ना, उससे पहले ही ये दोनों ऐसी, यू कैन सी द ईयर इज इक्वल, आप ईयर देख सकते हो इक्वल ही है। इसी में जब दांडी मार्च का रूल लागू पड़ा ना, तब ही क्या किया कि भाई ना, लोगों ने गांधी जी को बोला कि हम ये रूल्स उनके फॉलो नहीं करेंगे, एंड प्लीज़ आप उनके खिलाफ जाओ और उनके लिए नारा जो होता है उनके खिलाफ खड़े हो, राइट। देन आफ्टर स्टार्ट क्या हुआ, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ। अब दांडी मार्च के लिए आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो सबको पता ही होगी कि ये जो इस मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ वो क्या था, अनजस्ट सोल्ट लॉ, राइट, ब्रेकिंग द अनजस्ट सोल्ट लॉ। सोल्ट का जो लॉ ब्रिटिशर्स ने पास किया था, किसके लिए पास किया था कि भाई कोई भी इंडियन जो है ना ही सोल्ट को बेच सकता है, ना ही उसको प्रॉपरली मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ही वो उसका उसका सोल्ट पे कोई हक है। एंड सेकेंड थिंग, उन्होंने ये सब सारे रूल्स राइट्स जो थे वो अपने ऊपर ले लिए थे कि भाई ओनली ब्रिटिशर कैन सेल द सोल्ट, नॉट इंडियन, राइट। एंड उन्होंने ये जब लॉ पास किया तो ये लॉ किसी को समझ में नहीं आया, राइट। फिर गांधी जी ने ऐसे बोला कि जैसे हवा और पानी इंसान के लिए कितना ज़रूरी है ना, उसी तरह से सोल्ट भी उतना ज़रूरी है। सोल्ट लाइफ में आप कॉमनली यूज़ कर लो कि भाई खाने में ज़्यादा सोल्ट जाए तो भी समझ में नहीं आता, कम सोल्ट जाए तो भी समझ में नहीं आता, बट हम अगर इक्वल सोल्ट डालें तो उस खाने का स्वाद कैसे बढ़ जाता है ना। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी इतनी ही रिक्वायरमेंट सोल्ट की होती है। तो सोल्ट जो है, गांधी जी ने बोला कि वो रोज का रोटी है हमारी, राइट। तो अगर हवा पानी के बाद कोई भी चीज़ की नॉर्मल खाने पीने में किसी में भी ज़रूरत हो तो वो क्या है, नमक। नमक के बिना कोई किसी चीज़ में स्वाद आता नहीं है, तो ये तो चलेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सोल्ट लो को ब्रेक करने के लिए गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, दांडी मार्च स्टार्ट किया, राइट, टू ब्रेकिंग द अनजस्ट ऑफ सोल्ट लॉ। उन्होंने क्या किया, किसके लिए किया कि भाई सोल्ट का जो लॉ है वो ब्रेक करने के लिए। जो ब्रिटिशर्स ने उन पे बहुत सारा टैक्स लगा लिया था, जिससे जो इंडियंस थे वो नमक ले ही नहीं सकते थे, इतना उनको महंगा पड़ता था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये इतना महंगा जो है वो तो हमें लागू ही नहीं पड़ेगा, इतना हम महंगा ले ही नहीं सकेंगे। और ब्रिटिशर्स को पता ही था कि इतना महंगा हम सॉल्ट पे टैक्स वगैरह डालेंगे, ना ही इंडियंस ले पाएंगे और ना ही इंडियंस को बेच पाएंगे। तो गांधी जी ने स्टार्ट क्या किया, दांडी मार्च स्टार्ट किया। किसके लिए किया, टू ब्रेक द सोल्ट लॉ, राइट। ये पूरा का पूरा इस टॉपिक का है। नाउ आई एम अगेन रीडिंग ऑल द टॉपिक, एंड कोई भी ऐसा लगेगा अगेन आई विल explain you. So, civil disobedience movement started with the breaking of unjust salt law. The British government had monopolized the production and trade of salt for the British government and the English merchant only. See, as I told you कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ये सोल्ट ले सकते हैं और उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई भी इंडियन नहीं कर सकते हैं। ओनली इंग्लिश मर्चेंट्स, प्रोडक्शन सिर्फ कौन करेगा, इंग्लिश मर्चेंट। Salt was made a taxable commodity which Gandhiji and other nationalists felt was very unjust. Gandhiji announced in the year 1930 that he would carry out a march up to Dandi near Surat to break the salt law. फिर गांधी जी ने क्या किया कि वो डांडी मार्च स्टार्ट करेंगे टू ब्रेक द सोल्ट लॉ, राइट। गांधी जी started the Dandi March from Sabarmati Ashram, Ahmedabad, with his 78 companions on 12th March 1930. गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, साबरमती आश्रम से डांडी मार्च स्टार्ट किया, राइट। डांडी एक छोटा सा ही स्मॉल क्या कहते हैं विलेज ही है नियर सूरत। उन्होंने क्या किया, वो स्टार्ट किया।
एंड वो साबरमती आश्रम से उन्होंने क्या किया, ये जो नारा है स्टार्ट किया। उनके साथ 78 दूसरे भी लोग थे। उन्होंने स्टार्ट कब किया, 12 मार्च 1913 को ये स्टार्ट किया, और वो चलते गए सत्या के राह पे। एंड उन्होंने क्या किया, दांडी मार्च की यात्रा चालू की। Village that was in the route, Gandhiji explained to the people the characteristic of civil disobedience movement, need to break the salt law, and the significance of satyagraha in attaining Swaraj. Gandhiji reached Dandi on 5th April 1930, and on 15th April 1930 and 6th April he broke the salt law. Gandhiji, while picking up a fistful of salt in his hand, said, "With this I am shaking the foundation of the British Empire." Farmer, tribals, and women actively participated in this movement. The government resorted to the policy of suppressions. Thousands of people, satyagrahs, were arrested. फिर हुआ क्या कि ये जो लो है वो स्टार्ट हो गया, राइट। ये जो लो हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब इस लो से स्टार्ट तो हो गया, पर गांधी जी के साथ जितने भी लोग थे वो उनके साथ आते रहे। धीरे धीरे रास्ते में जितने भी गांव वगैरह आए, वो उनके साथ जितने भी लोग थे वो उनके साथ जुड़ते गए, और गांधी जी उनको समझाते गए, एंड उनके साथ ये बड़ी सी यात्रा चल उठी, राइट। यहाँ पे आप रूट भी देख सकते हो, सोल्ट रोड दांडी मार्च का। और ये पूरी की पूरी यात्रा 3 हफ्ते चली थी। एंड फाइनली ब्रिटिशर्स, जब गांधी जी ने हाथ में नमक लिया और उन्होंने ये बोला कि मैं अब ब्रिटिशर्स का पूरा एम्पायर हिला के रहूँगा, कि अब मुझे आज़ादी फाइनली चाहिए ही चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज़ ऑल अबाउट द दांडी मार्च। Okay, students, understand what it is Dandi March? To break the salt law. कब स्टार्ट हुई, 12 मार्च को स्टार्ट हुई 1930 को। कंप्लीट कब हुई, 5 अप्रैल 1930 को। 3 हफ्ते ये पूरी की पूरी क्या कहते हैं यात्रा चली, और गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। कौन सा मूवमेंट, दांडी मार्च। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक, राइट। नाउ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इस टेबल में क्या है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ कि जैसे कि आपको पता ही है हमारी नेहरू रिपोर्ट बनी थी। अब धीरे धीरे बातें क्या हो रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल की हो रही थी ना, कि भाई किस तरह से आप अपने देश को चलाओगे, किस तरह से आप अपना पूरा का पूरा कंट्री मैनेज करोगे। देन तब हमारी डिमांड क्या थी, तब हमारी डिमांड थी कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। फिर हमने बाद में पूर्ण स्वराज की बात की कि अभी हमें फाइनली पूर्ण स्वराज ही चाहिए, हमें कोई सेल्फ गवर्नमेंट नहीं चाहिए कि भाई एम्पायर आपका हो, राज आपका चले और गवर्नमेंट हमारी चले, पर हम आपके अंदर ही आ गए, तो उनको ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं था। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 3 हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, 2 एंड 3। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी यही था कि क्या कहते हैं कि भाई किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल्स के पॉइंट्स रखे गए, और किस किस ने अपने अपने पॉइंट्स मुद्दे जाहिर किए ब्रिटिशर्स को, एंड उसके ऊपर पूरी की पूरी क्या चली, चर्चा करी। बट द थिंग इज दैट कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, नेशनल कांग्रेस जो थी वो क्या थी, उसमें प्रेजेंट नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया था टू बॉयकॉट इट। क्यों, क्योंकि उन्होंने जब नेहरू रिपोर्ट बनी थी तो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने पता है ना बॉयकॉट कर डाली थी, रिजेक्ट कर डाली थी। देन आफ्टर प्रीवियस चैप्टर में हमने यही समझा, फिर फाइनली उनको क्या कहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, तो पूरी की पूरी हमें आज़ादी चाहिए। तो क्या हुआ कि नेशनल कांग्रेस जो थी वो डिसाइडेड किया कि हम वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट बाकी बहुत सारे बड़े लीडर्स जो थे उसमें प्रेजेंट थे, बट नेशनल कांग्रेस जो थी वो उसमें प्रेजेंट नहीं थी। फिर क्या हुआ कि काफ़ी सारे मुद्दे रखे गए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के, कौन से डिमांड्स उनके सामने रखी गई। बट द थिंग इज़ दैन कि ब्रिटिशर्स कोई भी डिमांड को एक्सेप्ट करे उससे पहले वो ये सोच रहे थे कि जो कांग्रेस जो है तब के टाइम पे बहुत ही क्या कहते हैं कि भाई पार्टी होती है ना, बहुत ही
मेन पार्टी है, राइट। ये सारे लीडर्स जो है पर चलते किसके ऊपर ही है, कांग्रेस के साथ ही चलते हैं। तो ये सारे जो लीडर्स हैं वो जो है वो तो मेन है ही, बट द थिंग इज दैट कि गांधी जी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे और नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, ये जो थे वो लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो थे वो प्रेजेंट नहीं थे। ब्रिटिशर्स को यही था, जब तक ये सारे मुद्दे इन्होंने हमारे सामने रखे हैं वो हम उनके सामने रखेंगे, बट द थिंग इज दैट कि नेशनल कांग्रेस के लीडर्स हैं वो यहाँ पे नहीं है और ये इनके मुद्दों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर से मोर्चे निकलने लगेंगे, पूरा का पूरा मास इकट्ठा होगा, फिर से सारे मूवमेंट स्टार्ट किए जाएंगे। तो ब्रिटिशर्स तब जो थी तब वो कश्मकश में थी कि इनके जो मुद्दे हैं वो हम एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, क्योंकि मेन जो था नेशनल कांग्रेस पार्टी वो तो उसमें प्रेजेंट थी ही नहीं। तो ये था किसका, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट की मीटिंग थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस was in order to discuss the constitutional changes required for India. The first conference was unsuccessful as the Indian National Congress decided to boycott it. The second roundtable conference was held in 1931 in London. Gandhiji attended it as the only representative of the Indian National Congress. In this conference, the demand for separate, elaborate for the Dalits and for the different communities were met. Gandhiji was disappointed with this since it would be segment to India. लीडर्स ऑफ वेरियस कम्युनिटी डिड नॉट एग्री एंड हैंस द कॉन्फ्रेंस फेल्ड। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 कॉन्फ्रेंस बनी थी, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो थी उसमें जो था कि कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी वो थी ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं थी। देन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनी जहाँ पे गांधी जी को लंदन बुलाया गया था एंड उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी के एज अ लीडर वहाँ पे प्रेजेंट किया था। एंड उसमें क्या था कि भाई दलित्स जो है कम्युनिटीज़ वो सेपरेट की जाए, जिससे काफ़ी लीडर्स वगैरह जो थे वो क्या हो गए, डिसअपॉइंटेड हो गए एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 भी क्या हो गई, फेल्ड हो गई। ना द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इस एक्ट में क्या था कि काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बनी, राइट, काफ़ी चेंजेस बने जिसमें गांधी जी ने काफ़ी सारे मुद्दे रखे थे, ब्रिटिशर्स ने रखे थे, बट अकॉर्डिंग टू देम वो सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो उनको क्या कहते हैं कि भाई प्रेजेंट होना ज़रूरी है, उन पे इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। सिर्फ हम गवर्नमेंट के मुद्दे जो हैं वो बना ले उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, गवर्नमेंट जो भी बोले वो हम करें वो कोई फ़ायदा ही नहीं। मेन थिंग इज़ दैट कि वो जो है उस पर इम्प्लीमेंट भी होना ज़रूरी है। जैसे कि इसमें क्या था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कि फेडरल लेजिस्लेटर मतलब जो जो अपने स्टेट, फेडरल मतलब आपको पहले भी पता है, हमने स्टैंडर्ड सेमेस्टर 1 में कर लिया था कि भाई जो कंट्री होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, अब उनकी गवर्नमेंट होना ज़रूरी है, उनकी क्या कहते हैं कि भाई जो भी थॉट्स हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग, हाउ दे वांट टू रन दैट स्टेट, वो होना भी प्रेजेंटली होना ज़रूरी है। तो ये जो एक्ट हुआ था वो उसकी वजह से ही हुआ था कि क्या क्या इंट्रोड्यूस्ड हुआ एज ए इलेक्शन जो हुए, गांधी जी ने सजेस्ट किया था नेशनल कांग्रेस को जो फेडरल लेजिस्लेटिव थी उसमें क्या क्या इंक्लूडेड हुए थे, कौन से पावर्स जो थे गारंटेड दिए थे वो इसमें हुआ था। एंड द मुस्लिम लीग के जो थे लोग उन्होंने क्या एग्री किया कि नहीं किया, उसमें पूरा का पूरा ये क्या चला था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चला था, राइट, इन 1935। The Government of India Act was the second phase in the constitutional changes in the India, but it turned out in the inadequate and disappointing for the nationalists. According to the Dr. Rajendra Prasad, the degree of autonomy introduced as a provisional level was quite limited. The provisional government retained important reserved power, and the British authority also retained a right to suspend a responsible government. The elected representative of India were given a very limited authority. This was against their expectations. As per the government elections were held, Gandhiji suggested that the Indian National Congress would form the federal legislature only if they guaranteed
that the governor would not exercise the exclusive power granted to them, act as per the advice of elected provisional ministries. Viceroy and the national secretary agreed. Viceroy and the national secretary agreed with the certain clarification, and Congress and the Muslim League formed the federal legislation. The experiment provisional Swaraj continued for 2 years. When the World War II broke out in the year 1935, the British government declared India as a part of it without consulting the federal legislature, as per to protect the committees against resigned. जैसे कि गांधी जी ने ऐसे ही बोला था कि भाई हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारे जो भी मुद्दे हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो इस पे प्रॉपरली हमें हक नहीं दे रही है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई फेडरल कर दो, ठीक है ना, अपने अपने स्टेट तक जो भी मुद्दे वगैरह है वो रख दो। तो सबकी अलग अलग पार्टी, अलग अलग लो, अलग अलग सारे रूल्स, बट वो भी प्रॉपरली जो एक्सपेरिमेंट जो हमारा था, क्या था हमारा, हमें तो क्या चाहिए था, पूर्ण स्वराज ही चाहिए था। बट वो जो कंटिन्यू कब तक चला, 2 इयर्स तक चला। बट हुआ क्या कि वर्ल्ड वॉर 2 में 1939 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया दैट एज अ पार्ट ऑफ विदाउट कंसल्टिंग फेडरल लेजिस्लेशन एज अ साइन टू प्रोटेक्ट द कमिटीज रिजाइंड। फिर उन्होंने विदाउट कंसल्टिंग द फेडरल लेजिस्लेचर जो था इंडिया को डिक्लेयर किया असाइन टू प्रोटेक्ट द कमिटीज रिजाइंड, राइट। तो इस एक्ट में इतना कुछ नहीं था, जो मतलब था तो मेन था कि भाई जो भी हमें लॉस, जो भी हमें जो भी डिमांड हमारी थी, जो भी हमारे लॉ थे उसमें इम्प्लीमेंट कि जो हमें मुद्दे मिलने चाहिए थे ना, वो इतने मिले नहीं। हमें इतने जो राइट्स थे ना, वो हमें गवर्नमेंट ने फिर इतने हमें दिए नहीं। फिर हमने क्या किया भाई, फेडरल का लेजिस्लेचर का स्टार्ट किया। नाउ डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940 में। अब देखो 1939 में हमारा वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट हुआ। उसके बाद ही उसी के साथ काफ़ी जो लोग जो थे वो कंटिन्यू चल रहे थे, काफ़ी मुद्दे चल रहे थे। उसमें 1940 में क्या आया, डिमांड फॉर पाकिस्तान का है कि भाई अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या हो जाए, अलग हो जाए, राइट। मोहम्मद इकबाल and the Chaudhry Rahmat Ali, the Muslim leaders who propagate the Hindus and Muslims should form two separate nations as they represented two different cultures. The resolutions of demand for Pakistan was passed in Muslim League session held at Lahore in March 1940. It was suggested to form an independent nation having the majority of the Muslim population. After this, the creation of Pakistan became the main objective of the Muslim League. Maulana Azad was born in Mecca. He knew many languages and was a scholar of Islam. He advocated the unity of all the religion. He was always very active in Gandhian movement. अब क्या हुई 1940 में, किसका डिमांड किया गया, तो 1914 में डिमांड की गई कि भाई सेपरेट कर डालो इंडिया एंड पाकिस्तान को, राइट। मौलाना आज़ाद जो थे वो मेन लीडर थे उसमें। चौधरी अहमद अली व द मुस्लिम लीडर जो थे उन्होंने प्रोपोगेट किया कि हमारे कल्चर्स अलग है, हमारे पूरी की पूरी रिलीजन्स अलग है, तो हमें इंडिया से अलग होना है। वी वांट द सेपरेट पाकिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट, राइट। तो उन्होंने भी काफ़ी ट्राई की। देन मौलाना आज़ाद जो थे वो बोर्न हुए थे मिक्का में, एंड उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस के बारे में भी पता था, एंड वो ही एडवोकेट द यूनिटी ऑफ ऑल द रिलीजन्स उनको, एंड ही ऑलवेज वेरी एक्टिव इन द गांधीयन मूवमेंट। वो हर एक मूवमेंट जो गांधी जी ने किया था उनमें वो बहुत ही एक्टिव रहते थे और उनके ऑलमोस्ट सपोर्ट में भी होते थे। बट ये जो डिमांड जो थी पाकिस्तान की वो थी ब्रिटिशर्स की। विसरी मिंटो ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर डाली थी, जिससे ऐसे था कि भाई इंडियन एंड पाकिस्तान जो है, इंडिया हिंदू और मुस्लिम रिलीजन से वो सेपरेट हो जाए। एंड फाइनली क्या हो कि भाई है ना, इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो और अलग अलग है। वैसे भी पता है हमारे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल ही रहे थे। ब्रिटिशर्स ने यही देखा था कि इनमें यूनिटी नहीं है, तो उनमें क्या कह रहे हैं, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाओ। एंड फिर धीरे धीरे क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट में हमने क्यों उनका साथ दिया था, क्योंकि हमें पता ही था कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे तो ब्रिटिशर्स पूरे के पूरे हिल जाएंगे। बट अगेन डिमांड फॉर पाकिस्तान भी हुआ।
कि भाई फाइनली अभी हमें पूरा का पूरा पाकिस्तान अलग चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एज इट इज़ तो क्या कहते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशंस जो थी हैविंग द मेजोरिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, एंड उनको ऐसा लग रहा था उनका रिलीजन उनका कल्चर बहुत अलग है, सो डिमांड फॉर पाकिस्तान भी स्टार्ट हुआ, राइट। नाउ इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में ही, ये भी मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1940 में ही हुआ। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू गांधी जी स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह इंस्टेड ऑफ मास सत्याग्रह फॉर टू रीजन। One, there were chances of it turning into a violent movement, and two, Gandhiji was not willing to put the British government into embarrassing situation during the World War. Gandhiji selected Vinoba Bhave as the first individual satyagrahi. Vinoba Bhave started his satyagraha by delivering anti-war speeches. On the fifth day, he was arrested by the government and put into the prison for 3 months. Vinoba Bhave's basic inclinations was towards the constructive programs right from the beginning. Hence, Gandhiji had a deep faith in him as a satyagrahi with a high value. अब हुआ क्या कि फाइनली गांधी जी ने कौन सा किया, इंडिविजुअल सत्याग्रह, कि भाई हमें फाइनली क्या चाहिए, आज़ादी ही चाहिए, एंड उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट जो है स्टार्ट कर डाला। कब किया, 1940 में ही किया। जब 1940 में डिमांड फॉर पाकिस्तान की स्टार्ट हुई ना, तब गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह भी स्टार्ट किया, और उन्होंने उनमें किसको चुना, तो विनोबा भावे को चुना, विनोबा भावे को चुना, जिसमें उन्होंने उनको बोला कि आप इसके इंडिविजुअल सत्याग्रह के जो है वो मेन बनो, एंड इसमें इंस्टेड ऑफ मास सत्याग्रह फॉर टू रीजंस, उन्होंने कोई मास सत्याग्रह जो लोगों के साथ भीड़ भाड़ में लोग इकट्ठा कर गए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं स्टार्ट किया। गांधी जी ने सिलेक्ट किया विनोबा भावे को एज अ फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह, और उन्होंने अपनी स्पीचेस थ्रू, है ना, स्पीच देते हैं ना हम, जब स्पीच देते हैं तो हमारी स्पीच में इतना होना चाहिए कि भाई हम इतनी डिमांड कर सके, हम इतना बोल सके जिस स्पीच में लोगों को क्या हो जाए कि भाई वो हमारी स्पीच से क्या कहते हैं कि भाई प्रभावित हो जाए, उनकी हमारी स्पीच से लोगों को दिल पे छू जानी चाहिए, ऐसी हमारी स्पीच होती है। फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे, राइट, उनकी स्पीच अभी ऐसी स्पीच है ना जिससे क्या होता है कि लोग, द पर्सन आर वेटिंग फॉर दैट स्पीच, उनकी स्पीच सुनने के लिए हम वेट करते हैं, राइट, कि कब वो आएंगे, कब वो कौन सी स्पीच देंगे, और उनकी स्पीच हम सुनने के लिए वेट करते हैं, राइट। तो उन्होंने अपनी स्पीच से, एंटी वॉर स्पीच से लोगों को प्रभावित किया, एंड फिर विनोबा भावे को गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर दिया फॉर द 3 मंथ्स, और वो प्रिजन में चले गए। एंड फिर भी गांधी जी को हैड अ डीप फेथ इन देम फॉर सत्याग्रह वेरी हाई वैल्यूज, उनको उन पे बहुत ही डीप फेथ था एज अ सत्याग्रही, बट उन्होंने अपनी स्पीच वगैरह जो स्टार्ट की, पर उनको लाइक 3 महीनों के बाद ही उनको अरेस्ट किया गया, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट, भाई फाइनली भारत छोड़ो, हमें कोई चाहिए ही नहीं, नाउ फाइनली भारत छोड़ो, उनको यही था कि भाई हमें अभी कुछ नहीं चाहिए, कंप्लीटली स्वराज चाहिए, भारत छोड़ो। महात्मा गांधी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। ही आस्क्ड द ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया इमीडिएटली। गांधी जी आस्क्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया टू फॉलो द प्रिंसिपल डू और डाई and continue to the struggle against the Britishers in a non-violent manner. The historical resolution of Quit India was passed in the Mumbai session of Indian National Congress 8 August 1942. Gandhiji and the other leaders were arrested on 9th August. It gave a fresh impetus to the movement. The various public meetings, processions, and protests and demonstrations become order of the day across the nation. A large number of farmers and the youth joined this movement. There was incidents of attacks on government building, on the communication facilities like post and telegraph. The government adopted the suppressive measures like mass arrest, confiscations of property, and imprisonment to curb the movement. More than 1 lakh people were arrested and put into the jail. Thousands of people were shot. But the British realized that it was the end of their rule in India, and therefore their hold over the people of India would not be for a long.
फाइनली किसका टर्न आ गया, क्विट इंडिया मूवमेंट का टर्न आ गया। कब हुआ, 1942 में। लाखों में, सैकड़ों में लोग इकट्ठा हो गए और एक ही आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट का, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। एंड गांधी जी ने क्या किया, डू और डाई, करो या मरो, राइट। बट हमें फाइनली क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए ही चाहिए। फाइनली उन्होंने आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गांधी जी ने इमीडिएटली बोल दिया ब्रिटिशर्स को कि आप लोगों को इंडिया छोड़ना है। लाखों करोड़ों में बहुत बड़ी भीड़ भाड़ जमा हो गई, बहुत सारा हो गया। बट फाइनली ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, उनको अरेस्ट कर दिया। काफ़ी गवर्नमेंट प्लेसेस जो थी उनको वो क्या हुए, कम्युनिकेशंस फैसिलिटीज़ थी वो भी लोगों ने जुनून में आके, फ्रेज में आके क्या किया, उनको भी डिस्ट्रॉय करते ले, काफ़ी मास इकट्ठा हो गया। बट गवर्नमेंट ने भी छोड़ा नहीं, काफ़ी लोगों को जेल में डाल दिया, काफ़ी लोगों को लाठी चार्ज कर दिया, सब कुछ किया। बट फाइनली गवर्नमेंट को ऐसे लगने लगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि अभी हमारा लॉन्ग टाइम इंडिया में चलेगा नहीं, हमें फाइनली इंडिया को छोड़ना ही पड़ेगा। दैट वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट। नाउ द कैबिनेट मिशन 1946। The British Cabinet Mission 1946 of India aimed to discuss the plan for the transfer of power from British government to Indian leadership, conferring India with its independence, formulated an initiative of climate athlete, the Prime Minister of the United Kingdom. It was represented by three British ministers. The proposal were to establish the total self-rule in the country, to divide the whole country into the total 3 provinces, allow India to design its own constitution, formation of interim and provisional government till the constitution was formed. The Congress secured the majority in the following election and formed the interim government under the leadership of Jawaharlal Nehru. The poor response irritated the Muslim League and they declared 16th August 1946 as a direct action day, as a day of communal tensions prevalent in the country, and many parts witnessed communal riots too. However, the Muslim League were maintained its position in the government through the varied protests till the formation of Pakistan. फिर फाइनली क्या हुआ कि गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अब जो है यहाँ पे हमारा ज़्यादा से टाइम चलेगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं चलेगा, क्योंकि हम क्या आ गए थे, भड़काव में आ गए थे। और हमने यही चाहिए था फाइनली कि भाई इंडिया को तो छोड़ना ही पड़ेगा तुम लोगों को, ये हमारी कंट्री है एंड हमारी कंट्री के सिवा यहाँ पे कोई भी राज कर सकता नहीं है। तो इमीडिएटली गांधी जी ने क्या बोला कि हमारी कंट्री को छोड़ो। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन बिठाई गई, जिसमें भाई इंडिया जो है किस तरह से इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट के बहुत सारे जो राइट्स थे वो किसको देने थे, ऑब्वियसली इंडिया को देने थे, क्योंकि अभी तक कौन राज कर रहा था, अभी तक राज कर रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट राज कर रही थी। तो उसको सारे अपने पावर, सारे अपने राइट्स किसको देने थे, तो देने थे इंडिया को, राइट। तो वही मीटिंग डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट जो प्राइम मिनिस्टर्स जो थी यूनाइटेड किंगडम थी उन्होंने बिठाई, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए कि पहले तो इंडिया को सेल्फ रूल गवर्नमेंट बनाए गए, होल जो कंट्री है उसको 3 प्रोविंसेस में डिवाइड कर डालेंगे, इंडिया को खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इजाज़त देंगे, खुद ही करे, राइट। एंड प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट वॉज फ्रेम्ड, उनकी जो गवर्नमेंट है किस तरह से वो फ्रेम करेंगे एंड किस तरह से वो अपनी गवर्नमेंट बना के इंडिया को चलाएंगे, राइट। फिर उस डे को एज अ डायरेक्ट एक्शन डे भी माना जाता है। 16 अगस्त 1946 को उस डे को डायरेक्ट एक्शन डे भी माना जाता है। कौन थे हमारे लीडर तब के, जवाहरलाल नेहरू, right. The poor response irritated to the Muslim League and they declared at the 16 August 1946 as a direct action day, and as a result communal tensions were prevalent to the country and the many parts witnessed communal riots too. However, Muslim League maintained its position, the government through a varied protest till the formation of Pakistan. But formation of Pakistan का तो होना बाकी ही था एंड वो हो भी गया धीरे धीरे, क्योंकि क्या हुआ था कि जैसे ही इंडिया को आज़ादी के लिए मौका मिला
यूनाइटेड नेशन से बिठाया कि फाइनली गवर्नमेंट थ्रू इनको आज़ादी मिलेगी, तब क्या हुआ कि आपको पता ही है डिमांड फॉर पाकिस्तान भी चल रहा था, तो उनको भी अपनी आज़ादी चाहिए थी ना, वो तो इंडिया को मिल जाती तो पाकिस्तान कहाँ जाता। तो वो भी चलन में चला कि भाई पाकिस्तान को भी हम आज़ादी दिलाएंगे एंड देन आफ्टर वो भी सेपरेट हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा था नहीं, हम एक ही थे, बट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से जो ब्रिटिशर्स ने चली थी, तो लोगों में मनमुटाव पैदा हो गए थे पाकिस्तान और इंडियन हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स में, और इसलिए क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया इंडियन पाकिस्तान का, क्या कहते हैं कि भाई डिवीजन दे दिया गया। फाइन। Now, at the announcement of the independence of India, February 1947, the communist integrity jeopardized by the attitude of the Muslim League with the interim government. The British Prime Minister 20th February 1947 announced in the British Parliament the latest by the June 1948 the power would be completely transferred to the Indians. Enthusiasm and happiness of India's leaders and the common people know no bounds. Gandhiji welcomed the decisions of the Britishers by the saying that it was their best decisions. Right? And then finally अनाउंसमेंट की गई फरवरी 1947 को कि भाई आप लोगों को फाइनली सारे जो भी हक है, सब कुछ है, आपको अपना मिल जाएगा। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 20 फरवरी 1947 अनाउंस्ड किया पार्लियामेंट में बाय जून 1948 को कि सारे के सारे पावर्स इंडियंस को दे दिए जाएंगे, और हैप्पीली हमने सब कुछ एक्सेप्ट किया हमारा, एंड गांधी जी ने में काफ़ी खुश हुए इनका डिसीजन सुन के, एंड फाइनली हमें आज़ादी मिली। फाइन स्टूडेंट्स, तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर, दैट वाज महात्मा गांधी पार्ट 2, राइट। इस चैप्टर में स्टार्टिंग कहाँ से हुई, हमारी 1930 से हुई। कहाँ से? दांडी मार्च से, जब ब्रिटिशर्स ने अपनी हद पार कर डाली कि सोल्ट पे भी लो लगा लिया था, तब से हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एंड वो चलते 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 बहुत आगे बढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल्स बढ़े, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, देन आफ्टर डिमांड हुई पाकिस्तान की, देन आफ्टर फाइनली नारा चला गया क्विट इंडिया मूवमेंट का, इमिडिएटली इंडिया छोड़ो। देन आफ्टर फिर फाइनली जो एथलीट थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने बोला कि भाई हमें अभी पूरे के पूरे अपने पावर्स जो हैं इंडिया को दे देने चाहिए, एंड फाइनली अनाउंसमेंट हुआ बाय 1948 के सारे पावर्स इंडिया को दे दिए जाएंगे एंड इंडिया आज़ाद हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर था, दैट वाज महात्मा गांधी पार्ट 2, राइट। तो यहाँ पे हमारा महात्मा गांधी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड उसमें कंटिन्यू करेंगे। फाइन, so till that, stay home, stay safe, and thank you.